वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम लेकर आ चुके हैं आपके लिए 2025 की तेलुगु मूवी जिसका नाम ये रहा आपके सामने। तो कहानी की शुरुआत 2013 के ओटी से होती है और हम राइजिंग सन मटेरियल आर्ट्स नाम के एक सेंटर को देखते हैं जिसमें बहुत सारे लड़के लड़कियां मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग ले रहे होते हैं। तभी वरुण नाम का एक लड़का आता है और कहता है अगर तुम में से कोई भी मुझे हरा देगा तो मैं उसको अपनी ये आईपॉड दे दूंगा। तो कार्तिक नाम का लड़का उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है, पर वरुण तुरंत ही उसको चारों खाने चित कर देता है। उसके बाद रीमा नाम की एक लड़की कहती है कि आओ मुझसे फाइट करो। तो वरुण कहता है मैं लड़कियों से फाइट नहीं करता क्योंकि तुम लोग तो वैसे भी कमजोर होती हो, ये मर्दों का एरिया है, तुम्हें यहाँ पे नहीं होना चाहिए। साथ ही वो रीमा के हैंड्स को लॉक कर देता है। तभी वो कहती है कि तुम्हारी इस सोच को गलत साबित करने के लिए मैं चाहूंगी कि तुम कल शुद्धि अयोध्या से फाइट करो। शुद्धि एक लड़की है और मुझे पूरा यकीन है कि तुम उसका सामना नहीं कर पाओगे। दरअसल ये वरुण है ना, मार्शल आर्ट्स में ब्लैक बेल्ट है, उसने कई सारे कंपटीशन जीते हैं। अब उसे तो रीमा की बातों पे हंसी आ जाती है, पर वो भी देखना चाहता है कि आखिर ये शुद्धि है कौन और कितनी पावर है इसमें। अगले दिन तारीख थी 25 दिसंबर 2013। वरुण पहले ही आ चुका था सेंटर में और वो एक एक करके वहाँ के सारे स्टूडेंट्स को चित किए जा रहा था। तभी वहाँ पे शुद्धि आ जाती है और आते ही उसके हाथों से उसकी चॉकलेट का डब्बा छूट जाता है नीचे और सारी चॉकलेट्स बिखर जाती है। तो कार्तिक और रीमा उसकी मदद करते हैं और साथ ही शुद्धि को बर्थडे विश भी करते हैं और वरुण तो उसको फिर सीधे फाइट के लिए ललकारने लगता है। तो शुद्धि पहले मना करते हुए ये कहती है कि तुम तो लड़कियों से फाइट नहीं करते ना, पर वो कहते नहीं नहीं, मैंने तुम्हारी काफी तारीफ सुनी है तो मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी ताकत आजमा लो। पर शुद्धि कहती है कि मैं तुम्हारी बातों से नहीं भटकने वाली। इसके बाद तो वो शुद्धि को काफी उल्टा पुल्टा बोलने लग जाता है और तब यहाँ का एक और स्टूडेंट वरुण से फाइट करने के लिए खड़ा हो जाता है, पर उसका चेहरा नहीं दिखाया जाता वो कौन है। तो फौरन वरुण उसे भी पटक लेता है। तभी शुद्धि जाकर उसे उठाती है और फिर वरुण से फाइट करने के लिए हो जाती है तैयार। फिर रीमा दोनों को ही गियर देती है ताकि फाइट में चोट ना लगे, पर वरुण उसको अपने अहंकार में मना कर देता है कि मैं तो टेक्सास में अंडर 19 टेक्वांडो चैंपियन रह चुका हूँ, मुझे इस गियर की जरूरत नहीं है। पर जब वो गियर नहीं पहनता तो फिर शुद्धि भी नहीं पहनती और बड़े शानदार तरीके से मूव्स करके वरुण को धूल चटा देती है, जिसके बाद सारे स्टूडेंट्स ताली बजाते हैं और फिर वरुण भी अपनी हार मानकर अपने आईपॉड वहीं पे छोड़कर चला जाता है। इसके बाद दोस्तों हम शुद्धि को अपनी माँ के साथ साउथ इंडिया के रिचेस्ट बिजनेसमैन अर्जुन वर्मा के घर पे देखते हैं। अर्जुन शुद्धि से कहता है कि पिछले साल मेरी वाइफ की डेथ हो गई थी और उसके बाद मैंने तुम्हारी पोइट्री पढ़ी जो कि डेथ के टॉपिक पे थी। उसे पढ़कर मुझे सुकून मिलने लगा, तो मैंने पता किया कि आखिर इसको लिखा किसने है और तब मुझे तुम्हारे बारे में पता चला कि कोई 17 साल की लड़की है जिसने इतनी गहरी कविता लिखी हुई है। बस तभी से मैं तुमसे मिलना चाहता था और आज देखो वो शुभ दिन आ ही गया। वैसे बेटा तुम्हें उस पोइट्री को लिखने के लिए इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? तो दोस्तों शुद्धि बताती है मेरे पिता रघुवीर अयोध्या इंडियन आर्मी में स्नाइपर थे, वो सियाचिन के तनाव में शहीद हो गए, जिसके बाद मैं टूट सी गई क्योंकि मैं अपने पिता से बहुत ही प्यार करती थी। और तब अपने दिल को हल्का करने के लिए मैंने लिखना शुरू किया और अपने हर जज्बात को पेपर पर उतार दिया। जिसके बाद दोस्तों अर्जुन वर्मा अपनी ओर से शुद्धि को एक छोटा सा गिफ्ट देता है और अपना टाइम देने के लिए शुक्र अदा भी करता है। तो शुद्धि जब गिफ्ट ओपन करती है ना तो उसमें एक डायमंड की खूबसूरत सी रिंग होती है। अगले दिन शुद्धि अपने मास्टर से मिलने पहुंच जाती है हॉस्पिटल, जो कि उसे अपने नेक्स्ट बुक लिखने को कहते हैं। अब इसके लिए शुद्धि को ट्रैवल करना था, पर वो अपने बीमार मास्टर को छोड़कर ट्रैवल नहीं करना चाहती थी। वो तो चाहती थी कि मैं यहीं पे रहकर मास्टर की देखभाल भी करूं और साथ ही अपनी ब्लैक बेल्ट की तैयारी भी करूं। और उसके मास्टर कहते हैं कि डॉक्टर ने मुझे 3 साल की मोहलत दे दी है, तुम जाकर अपनी बुक लिखो, तब तक मैं यहीं हूँ और चिंता मत करो, तुम्हें ब्लैक बेल्ट के लिए ट्रेन किए बिना मैं नहीं मरने वाला। दोस्तों इसके बाद 1 साल के बाद होता है सीन शिफ्ट और हम कार्तिक को देखते हैं जिसकी फैमिली गरीब थी और उसके पिता चाहते थे कि वो बीटेक करके कोई ढंग की नौकरी कर ले, मगर कार्तिक का इंटरेस्ट शू डिजाइनिंग में था और उसके पिता इसके खिलाफ थे बिल्कुल, क्योंकि उनको लगता था कि ये सब करके पैसे कौन कमाता है बताओ। तभी वहाँ पे वरुण आता है, वो कार्तिक से कहता है कि मैंने सारे बुक स्टोर्स में शुद्धि की पोइट्री बुक ढूंढी मगर वो तो आउट ऑफ स्टॉक हो चुकी है, इसलिए मुझे कहीं नहीं मिली, क्या तुम्हारे पास उस बुक की कोई कॉपी है? तो कार्तिक अपने रूम में जाता है और बुक निकालता है जिसका नाम होता है राइज अबव योर सॉरो, शॉर्ट फॉर्म में रेस। दोस्तों अब कार्तिक वरुण से कहता है कि मैंने इसमें शुद्धि का ऑटोग्राफ भी लेके रखा हुआ है, इसको संभाल कर रखना और पढ़कर वापस कर देना। दूसरी ओर हम शुद्धि को देखते हैं जो कि इंडिया के कई शहर में ट्रैवल करके अपना काम भी कर रही होती है और गॉडेस इन यू नाम की एक बुक लिखती है। इधर शुद्धि की फर्स्ट बुक पढ़ने के बाद वरुण को एहसास होता है कि मैं कितना स्टूपिड था 1 साल पहले जो मैंने शुद्धि से पंगा ले लिया। तो वो अपनी गलती के लिए मैसेज करके उससे माफी मांगना चाहता है और इसके लिए वो कार्तिक से शुद्धि का मोबाइल नंबर मांगता है, पर कार्तिक कहता है कि शुद्धि फोन यूज नहीं करती, जब तक वो अपने ट्रैवल से वापस नहीं आ जाती तब तक बस इंतजार करो, वो दिसंबर में आने वाली है। वैसे तुम अपने बारे में कुछ बताओ। तो वरुण बताता है मेरे डैड तो बिजनेसमैन है, मैं उनके प्रॉपर्टी सेलिंग के काम से यहाँ पे आया था, पर मुझे ओटी थोड़ा पसंद आ गई तो फिलहाल के लिए यहीं पे रुक गया और मैं अभी म्यूजिक एक्सप्लोर कर रहा हूँ, मेरा एक छोटा सा बैंड भी है, वैसे आओ कभी तुम्हारा परफॉर्मेंस देखें उसमें। कार्तिक जाता भी है और देखता है कि वहाँ रीमा भी गिटार बजा रही है। तो परफॉर्मेंस के बाद कार्तिक रीमा के पास जाता है और कहता है कि नो डाउट वरुण ने अच्छा परफॉर्म किया, पर तुमने भी सच में कमाल परफॉर्म किया। फिर उसकी तारीफ करते करते उसको कार्तिक आई लव यू कह देता है। दोस्तों वो बताता है कि शुद्धि, तुम और
मैं तीनों साथ में बड़े हुए हैं। मैं बहुत ही पहले से तुम्हें पसंद करता था पर कभी हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। और रिमा बड़े प्यार से उसके प्रपोजल को रिजेक्ट कर देती है। तभी कार्तिक के पास वरुण आता है और बताता है कि जल्दी मेरी न्यू ईयर के दिन तेलुगु सिंगिंग कंपटीशन होने वाली है। इसका नाम है गोल्ड मेडल नाइटिंगेल चैंपियनशिप वालों ने सॉन्ग्स की लिस्ट भी दी है। उसमें से एक सॉन्ग तो मैंने पिक कर लिया है मगर उसका मतलब समझ नहीं आ रहा मुझे। क्या तुम मेरी मदद करोगे? वो कहते हैं हाँ क्यों नहीं। पर जैसे वो सॉन्ग देखता है ना, कहता है कि दिसंबर में तो शुद्धि आने वाली है, तो तुम उसी से इसका मतलब समझ लेना। क्योंकि बचपन में स्कूल में एक कॉम्पिटिशन हुआ था इसी सॉन्ग का मीनिंग समझाने के लिए, जिसमें शुद्धि ने टॉप किया था, तो उसे ज्यादा पता होगा। इसके बाद जब कार्तिक अपने घर जाता है तो उसकी माँ घर पे नहीं होती। पूछने पर उसके पिता बताते हैं कि तुम्हारे मामा के लड़के ने अमेरिका में जॉब ले ली है। तुम्हारे मामा ने उसी खुशी में पार्टी रखी है और देखो मैं यहाँ बैठकर शराब पी रहा हूँ। पता है इसकी वजह कौन है? इसकी वजह सिर्फ तुम हो। लोग जब फंक्शन में पूछेंगे कि तुम्हारा लड़का क्या कर रहा है तो मैं क्या जवाब दूंगा? कार्तिक को बड़ा गुस्सा आता है अपने पापा पर और वो अपना फोन पटक कर तोड़ देता है। अगले दिन की बात है, वो शुद्धि को पिकअप करने जाता है। जब वो इसका टूटा हुआ फोन नोटिस करती है तो पूछती है क्या बात हो गई, कैसे हुआ ये? तो कार्तिक उसको सारी बातें बताता है। मेरे साथ ये हो गया, मतलब इस तरह की सिचुएशन है। इसके बाद वो बातों ही बातों में शुद्धि को बता देता है कि वरुण तो तुम्हारा फैन बन चुका है यार। फिर वो उस क्लब में लेके जाता है उसको जहाँ वरुण परफॉर्म कर रहा होता है। तो शुद्धि भी उसका परफॉर्मेंस देखती है। इसके बाद वरुण शुद्धि से बातें करता है पर वो कहती है मेरी मॉम घर पे मेरा इंतजार कर रही होगी और मुझे जाना होगा अभी। वो घर चले जाती है। अगले दिन वो मार्शल आर्ट सेंटर में तलवारबाजी परफॉर्म करती है अपने मास्टर के सामने। तो मास्टर कहते हैं कि 1 साल बिना प्रैक्टिस किए हुए भी तुम में अभी भी वही चुस्ती फुर्ती है। तो वो अपने मास्टर को इसका सारा क्रेडिट देती है कि आपने ही तो मुझे इतना अच्छा परफॉर्म करना सिखाया था। वैसे आपकी तबीयत कैसी है मास्टर? तो मास्टर बताते हैं मैं अब पहले से काफी अच्छा फील करता हूँ, लगता है मेरी उम्र 1-2 साल बढ़ने वाली है। जिस पे शुद्धि मुस्कुराते हुए कहती काश ऐसा हो जाए। तो इसके बाद जब वो घर जाने लगती है तो वरुण उसके पास आता है और कहता है कि जब तुमने मुझे हराया था तो मैंने अपना ये आईपॉड वहीं छोड़ दिया था पर तुमने इसको लिया ही नहीं था। और अभी वो देना चाहता है दोस्तों उसको, लेकिन अभी भी शुद्धि उसको लेने से इनकार कर देती है। रात में जब वरुण डिनर टेबल पे बैठा होता है तो उसके डैड उससे म्यूजिक के बारे में पूछते हैं। वो बताता है ठीक ही चल रहा है सब कुछ। तब उसके डैड कहते हैं कि आनंद अंकल है ना, उन्होंने हमें क्रिसमस में डिनर पे इनवाइट किया हुआ है, तो एक काम करना उस रात कोई प्लान मत बनाना। पता है ना उनकी बेटी मल्लिका ऑस्ट्रेलिया से पढ़ाई करके लौट रही है और वो भी म्यूजिक क्लासेस ले रही है बर्कली में एडमिशन के लिए। मुझे लगता है कि तुम दोनों की खूब बनेगी वैसे। फिर जब उसके डैड चले जाते हैं तो वरुण अपनी मॉम से कहता है कि मॉम क्या है ये, मतलब डैड बर्कली में एडमिशन नहीं ले पाए तो वो चाहते हैं कि मैं लूं। वो अपने ड्रीम्स मुझ पे कैसे लाद सकते हैं? उसकी मॉम कहती है तुम 19 के हो, लग्जरी कार चलाते हो, अपने मन से लाखों रुपए उड़ाते हो, ये सब क्यों? क्योंकि पता है तुम्हारे डैड तुम्हारे एज में वो सब नहीं कर पाए थे। इसलिए बेटा सिर्फ मौज मस्ती ही नहीं, तुम्हें अपने डैड का सपना भी तो पूरा करना होगा, या सिर्फ उनके पैसे उड़ाते रहोगे? फिर हम क्रिसमस के दिन वरुण को अपनी फैमिली के साथ आनंद अंकल के घर पे डिनर करते हुए देखते हैं। मल्लिका को तो वरुण पसंद आ ही जाता है। साथ ही हमें पता चलता है कि मिस्टर आनंद ने बिजनेस में वरुण के डैड की काफी मदद की थी। उसके डैड आनंद के एहसानों को चुकाना चाहते थे। तो जब ये लोग खुशी खुशी घर लौट रहे होते तो वरुण की नजर पड़ती है शुद्धि पे, जो कि बस स्टैंड पे बस का वेट कर रही है। तो जैसे ये लोग घर पहुंचते हैं तो वरुण म्यूजिक का बहाना करके अपनी कार लेकर निकल पड़ता है और वो जाता है सीधे शुद्धि के पास और कहता है अरे बाहर काफी ठंड है, क्या मैं तुम्हें घर छोड़ दूं? वो कहती नहीं नहीं, मुझे तो कोनूर जाना एक पार्टी में। पर कार्तिक की बाइक पंचर हो गई थी और वो उसको बनाने गया हुआ था। तो वरुण किसी तरह शुद्धि को मना लेता है कि देखो तुमने लहंगा पहन के रखा हुआ है, इतनी ठंड में ऊपर से कार्तिक का वेट कर रही हो, वो पता नहीं कब तक आएगा, चलो ना मैं ही तुम्हें ड्रॉप कर लेता हूँ, रास्ते में कार्तिक को इन्फॉर्म कर देंगे। तो रास्ते भर ये दोनों बातचीत करते हुए जाते हैं और इस दरमियान शुद्धि से वरुण अपने आने वाले सिंगिंग कंपटीशन में हेल्प मांगता है। तो वो कहती है कि मैं तुम जैसे गोस्टिक इंसान की हेल्प क्यों करूंगी? तो वो कहता है कि अरे बच्चा थोड़ी हूँ मैं, अब मुझ में वो घमंड नहीं है, सब तो तुमने चकनाचूर कर दिया था उस दिन, और मेरा यकीन करो मैं उस दिन के बाद से काफी बदल गया हूँ। फिर वो जब शुद्धि को उसके डेस्टिनेशन तक पहुंचा देता है तो एक दिन कॉफी शॉप पे मिलने की गुजारिश भी करता है उस समय, जिसपे शुद्धि कहता है कि अभी मौका है, साथ में टाइम स्पेंड करना है तो कर लो, वरना फिर मैं नहीं मिलने वाली। वो कहता है पर आज तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो शुद्धि उसका सर छू कर देखती है तो तोबे की तरह वरुण बिल्कुल गर्म होता है। फिर वो उसको डांटती भी कि तुम्हारी तबीयत तो इतनी खराब है, क्या जरूरत थी मुझे छोड़ने आने के लिए? तुम्हें पता भी है मुझे कितना गिल्टी फील हो रहा है, तुम्हें कुछ हो गया तो मतलब तुम्हारी तबीयत खराब हो गई? तो वो बड़ा मुस्कुराते हुए कहता है कि अरे तुम्हें मेरी कितनी फिक्र हो रही है, अच्छा लग रहा है मुझे। और फिर वो शुद्धि को बर्थडे और क्रिसमस दोनों विश कर देता है। फिर 31 दिसंबर को शुद्धि अपनी बुक पे दोबारा से काम करने के लिए चली जाती है। लेकिन हाँ दोस्तों, जाने से पहले वो कार्तिक को एक पेपर देती है जिसमें उसने वरुण के कंपटीशन के सॉन्ग का मीनिंग सब डिटेल में लिखा हुआ था। वो कहकर गई थी कि इसे वरुण को दे देना, और साथ ही उसने कार्तिक को एक नया फोन भी गिफ्ट किया था क्योंकि उसने पहला फोन तोड़ दिया था ना अपना। सीन होता है शिफ्ट 2015 के कश्मीर में, जहाँ जब शुद्धि गेट खोलती है तो उसे एक ट्रॉफी दिखाई देती है और फिर वरुण सामने आता है, कहता है कि तुम्हारे लिरिक्स समझाने के बाद मुझे उस गाने का मतलब सही से समझ में आ गया और फिर मैं उसे अच्छे से गा भी पाया।
इसलिए मैं ये ट्रॉफी तुम्हें डेडिकेट करना चाहता हूँ। पर कार्तिक ने बताया कि तुम कश्मीर में हो और 4 महीने के बाद लौटोगी, तो मुझसे उतना सब्र नहीं हुआ तो मैं चला आया। ऐसे इस पतझड़ के मौसम में तुम यहाँ कौन सा नेचर देख रही हो? तो शुद्धि उसे जंगल लेके जाती है और पतझड़ में कश्मीर की खूबसूरती दिखाती है। इसके बाद दोनों काफी घूमते फिरते हैं। अगले दिन वरुण को वापस अपने घर जाना था, तो जाने से पहले वो पूछता है कि वैसे तुम किस दिन फ्री रहती हो? वो कहती है ऑब्वियसली संडे को। वरुण कहता है ठीक है फिर संडे को मिलते हैं। अब शुद्धि को कुछ समझ में नहीं आता, पर उसके बाद से दोस्तों हर संडे वरुण शुद्धि से मिलने के लिए ऊटी से कश्मीर आ जाता है और ये दोनों साथ में संडे स्पेंड करते हैं, घूमते फिरते हैं। इस तरह 3 महीने कब गुजर जाते हैं पता ही नहीं चलता। अब एक दिन संडे को अचानक वरुण नहीं आता। शुद्धि को बड़ी बेचैनी होती है कि इस बार क्यों नहीं आया, पर अगले संडे फिर आ जाता है वो और बताता है वो क्या है ना, लास्ट संडे को मेरा बकले का एग्जाम था इसलिए मैं नहीं आ पाया। अच्छा एक बात बताओ, क्या तुमने मुझे मिस किया? तो वो बात को टाल देती है और वरुण से पूछती है कि तुम हर संडे घर पे क्या बोलकर निकलते हो? वो कहता है मैंने डैड को कह दिया है कि हर संडे मेरा म्यूजिक क्लास होता है केरला में। तो शुद्धि सवाल करती है तुम उनसे झूठ कहकर मेरे पास आ रहे हो, मतलब क्या इससे तुम्हारी म्यूजिक पे असर नहीं पड़ेगा? तो वो कहता है कि वो सब जाने दो यार, आई लव यू और तुम्हें देखे बिना मेरा मन नहीं लगता। शुद्धि रो पड़ती है दोस्तों, क्योंकि उसका कभी कोई लव वाला एंगल नहीं रहा। वो अपने पापा से प्यार करती थी पर उनसे दूर हो गई और अब कहीं ना कहीं उसको भी रियलाइज हो गया था कि वो वरुण से प्यार कर रही है धीरे धीरे। पर क्या है ना, वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। लेकिन अब तो वरुण ने सामने ही एक्सेप्ट कर लिया था, तो शुद्धि को बड़ा डर लग रहा था कि कहीं ये भी मुझसे दूर ना चला जाए। तब शुद्धि को संभालता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर जब वो अपने घर आता है ना, तो अपने लैपटॉप पे बकली का नोटिफिकेशन देखता है। जैसे वो ओपन करता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि वो फेल हो चुका था। अब वो अपने डैड का सपना पूरा नहीं कर सकता था। उसे तो सोच कर ही डर लग रहा था कि अगर डैड को इसके बारे में पता चलेगा तो पता नहीं क्या होगा। और दोस्तों वो इन सब चीजों में इतना उलझ जाता है ना कि 1 महीने तक शुद्धि से मिलने के लिए कश्मीर भी नहीं जा पाता। उधर शुद्धि अपनी बुक को कंप्लीट करके पब्लिश कर चुकी होती है और जल्दी उसकी बुक आउट ऑफ स्टॉक भी हो जाती है। इसके बाद शुद्धि अपने घर आती है और वो कार्तिक के फोन से वरुण को कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, पर वो उसके कॉल्स और मैसेजेस का कोई जवाब नहीं देता। दरअसल वरुण के डैड का इंडिया का काम अब खत्म हो चुका था। वो लोग अब वापस अमेरिका जाने वाले थे, इसीलिए वो लोग आनंद अंकल के घर पे डिनर के लिए आए हुए थे। जहां वरुण को परेशान देखकर आनंद अकेले में उसे कन्फ्रंट करता है कि तुम्हारे डैड को तुम्हारी बगले में एडमिशन की बड़ी तमन्ना थी, पर तुम फेल हो चुके हो, है ना? पर अभी तक तुमने अपने डैड से बात छिपा रखी है। दरअसल पिछले हफ्ते मेरी बेटी ने कॉल करके मुझे बताया कि उसे एडमिशन मिल चुका है। पर बेटा तुम डरो मत, मेरे नोन में एक आदमी है जो कि फेल होने के बाद भी तुम्हारा एडमिशन करवा देगा बर्कली में। बस शर्त यह है बेटा कि मेरी बेटी तुम्हें पसंद करती है, और अगर मैं तुम्हें ये फेवर दे रहा हूँ तो बदले में बस इतना चाहता हूँ कि पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद तुम और मल्लिका शादी कर लो। देखो मैं तुम पे कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर रहा, अगर तुम्हें ये सही लगे तभी करना। और तब अपनी डैड की खुशी के लिए वरुण दोस्तों आनंद अंकल की बात को मान लेता है। अगले दिन शुद्धि कार्तिक के साथ वरुण के घर पे जाती है, जहाँ वरुण अगले दिन अमेरिका जाने के लिए पैकिंग वगैरह कर रहा होता है। पर वो विंडो से शुद्धि को आते हुए देख लेता है, तो अपने नौकर से कहकर भेज देता है कि जाओ बाहर जाकर उनसे कह दो कि मैं घर पे नहीं हूँ और रात में ही घर पे आऊंगा, ऐसा बोल दो। सुनकर शुद्धि और कार्तिक चले जाते हैं। क्या करते हैं वो? इसके बाद शुद्धि कार्तिक के साथ जाती है अपनी नाक छिदवाने के लिए, क्योंकि एक बार वरुण ने शुद्धि से कहा था कि मुझे जो लड़कियां नाक में रिंग पहनती है वो बहुत ही प्यारी लगती है, तुम भी नाक में पहनना कुछ। पर अब कार्तिक कहता है पर तुम्हें तो सुई से बड़ा डर लगता था, तुमने तो सोच के रखा हुआ था ना कि नाक में कभी कुछ पहनूंगी नहीं। तो शुद्धि बस मुस्कुराती है और हिम्मत करके अपनी नाक छिदवा लेती है वरुण को खुश करने के लिए। पर रात में उसको बहुत तेज बुखार भी आ जाता है। वो रात भर वरुण को कॉल्स और मैसेजेस करती रहती है, पर वो कोई जवाब नहीं देता। अगले दिन जब शुद्धि की मॉम किसी काम से बाहर गई होती है और बहुत तेज बारिश भी होती है बाहर, तभी शुद्धि को रिमा का कॉल आता है। तो शुद्धि उससे वरुण के बारे में पूछती है, तो रिमा कहती है अरे वो तो आज अपनी फैमिली के साथ अमेरिका जा रहा है। ये सुनकर शुद्धि की हालत खराब कि ये कैसे हो सकता है, और वो लगाती है वरुण के घर की ओर दौड़। देखती है कि वरुण अपने पेरेंट्स के साथ कार में बैठ चुका है और बस निकलने वाला है। पर शुद्धि जाकर विंडो से ही वरुण को हक कर लेती है, जिससे वरुण तो डर जाता है कि मैं अब अपने पेरेंट्स को क्या जवाब दूंगा। इसीलिए वो उसे खुद से दूर कर देता है और कार की विंडो ग्लास चढ़ाकर अपने पेरेंट्स से कहता है कि पता नहीं कौन है ये लड़की, पागल है शायद, पिछले 6 महीनों से मेरे हाथ धो के पीछे पड़ी हुई है। तो उसके डैड कहते हैं देखो बेटा, हमें नहीं पता कि तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है, पर वो बेचारी लड़की बारिश में भीग रही है, एक जेंटलमैन की तरह जाकर उससे आखिरी बार बात कर लो। और तब वरुण जाता है उससे बात करने के लिए और अपनी नाकामयाबी का इल्जाम शुद्धि के सर पे डाल देता है कि तुम्हारी वजह से मैं अपने म्यूजिक पे ध्यान नहीं दे पाया और एग्जाम में फेल हो गया। तुम्हें क्या लगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ? अरे मैं तो बस दिल बहला रहा था, मुझे लगा तुम एक समझदार लड़की हो, सारी बातें समझ रही होगी, पर कल तुम मेरे घर आ गई और मेरे पेरेंट्स के सामने तमाशा कर दिया, पता नहीं क्या कर बैठोगी। देखो मैं एक बात तुम्हें क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हमारे बीच कुछ भी नहीं था और ना ही कभी होने वाला है। दोस्तों शुद्धि का तो रो रो कर बुरा हाल हो जाता है, पर वो चुप नहीं बैठती, वो भी सुना देती है उसको, अच्छा कि तुम मेरे पीछे खुद आए थे, तुमने मुझे प्रपोज किया था और अब ऐसे दिखा रहे हो जैसे मैं तुम्हारे पीछे पड़ी हुई थी। तुम जो ये हरकतें कर रहे हो ना, बहुत ही घटिया हरकत है, नीच हरकत है, और तुम अपनी गलती से फेल हुए थे, समझे? इसका इल्जाम मुझ पे मत डालो। और
हफ्ते हफ्ते कौन आता था मुझसे मिलने के लिए? एक दिन तुम मुझसे मिलने के लिए आते थे, जो कि मैंने तुम्हें नहीं बोला था, जबकि 6 दिन तुम्हारे पास थे पढ़ने के लिए, अपने म्यूजिक प्रैक्टिस के लिए। तो उन 6 दिनों में तुम्हें म्यूजिक सीखने का टाइम नहीं मिला क्या? कोई ख्याल नहीं आया? और मैं पहले बता दूं, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। तुमने मुझे पहले अपने करीब लिया और अब इस तरह से ठुकरा रहे हो ना, तो पछताओगे बाद में। और याद रखना मेरी बात को। और मैं वो हूँ जो अगर एक बार ठान लूं ना कि तुमसे दोबारा नहीं मिलना, तो फिर मैं क्या, मेरा उड़ता हुआ दुपट्टा भी उस ओर कभी नहीं जाएगा जिस ओर तुम होगे। दोस्तों, इस बहस के बाद सीन होता है 2016 में शिफ्ट। शुद्धि के मास्टर की मौत हो चुकी होती है और उसकी चिता को अग्नि देने की बात चलती है, पर उनकी कोई औलाद या सगे संबंधी नहीं होते। तो शुद्धि कहती है मैं दूंगी अग्नि, पर बड़े बुजुर्ग मना करते हैं कि भला एक लड़की चिता को अग्नि कैसे दे सकती है। शुद्धि कहती है जब एक नारी एक पुरुष को जन्म दे सकती है तो फिर मुक्ति क्यों नहीं दे सकती। और तब उससे कहा जाता है कि लड़के तो चिता को अग्नि देने के बाद अपना सर मुंडवाते हैं, क्या तुम मुंडवाओगी, यहाँ बराबरी कर पाओगी? तो दोस्तों, शुद्धि बिना कुछ सोचे समझे मुंडवाने को तैयार हो जाती है, जिससे सभी उसकी निष्ठा की तारीफ करते हैं कि बताओ, आजकल के बच्चे तो अपने टीचर की इज्जत नहीं करते, उनका मजाक बनाते हैं, मगर ये लड़की देखो जो अपने लंबे बाल तक कटवाने को तैयार हो गई। फिर शुद्धि को अपने मास्टर की चिता को अग्नि देने दिया जाता है और तभी सीन होता है 6 महीने पहले शिफ्ट। एक दिन मास्टर जी की तबीयत कुछ ज्यादा बिगड़ गई थी और डॉक्टर ने अब जवाब दे दिया था कि ज्यादा से ज्यादा ये 6 महीने ही जिंदा रह पाएंगे। तब मास्टर जी को बड़ा गिल्ट हो रहा था कि अब मेरे पास इतना कम टाइम बचा हुआ है और मैं शुद्धि को ब्लैक बेल्ट के लिए ट्रेन भी नहीं कर पाया। हॉस्पिटल से जैसे वो डिस्चार्ज होते हैं ना, तो वो शुद्धि की ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं, पर उन्हें अब शुद्धि में भी बदलाव नजर आ रहा था। वो सही से अपना 100% ट्रेनिंग में नहीं दे पा रही थी। इसलिए मास्टर उसको समझाते हैं कि कुछ तो है बेटा जो तुम अपने दिल में दबा के रखी हुई हो, तुम्हें अपने अंदर से उस नेगेटिव इमोशन को बाहर निकालना होगा, तभी फोकस कर पाओगी। जिसके बाद कुछ दिन टाइम लगता है, पर शुद्धि वरुण के साथ बिताए हुए हर खूबसूरत लम्हे को याद करके जी खोल कर रोती है। उसके बाद थोड़ा हल्का महसूस होता है उसको और वो आगे की जर्नी को जारी रखने के लिए पूरा फोकस कर पाती है ट्रेनिंग में। और यही नहीं दोस्तों, फिर वो ब्लैक बेल्ट भी हासिल कर लेती है, जिसके अगले दिन ही हो जाती है मास्टर जी की मौत। उन्होंने मतलब अपना काम पूरा कर दिया और उसके बाद ही दुनिया को अलविदा कह दिया। सीन आता है प्रेजेंट में। मास्टर जी का अंतिम संस्कार हो चुका था और उनकी अस्थियां शुद्धि को दी जाती है। इसके बाद देखते हम कार्तिक और रीमा को, जो कि अभी तक ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप में रहते आए थे और अब रीमा की फैमिली ने उसकी शादी कहीं और फिक्स करवा दी है और वो इसके लिए कार्तिक से माफी मांगती है और कहती है मैंने तो शुरू में ही तुमसे कहा था कि हमारा कोई फ्यूचर नहीं है। दरअसल दोस्तों, रीमा थोड़े रिच फैमिली से बिलोंग करती थी, वहीं कार्तिक गरीब फैमिली से। उसने अपने पिता के कहने पे बेटैक भी नहीं किया, पर अब उसके शू डिजाइनिंग की इंटर्नशिप जापान के बड़े शू कंपनी में लग गई थी। इसलिए वो रीमा से कहता है कि मुझे बस 6 महीने का टाइम और दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। पर वो कहती है मगर मेरे घर वाले नहीं मानेंगे ना, दिक्कत तो यही है। फिर दोस्तों, वो तो शादी करके चली जाती है और यहाँ कार्तिक टूटे हुए दिल के साथ रह जाता है अकेला। जब शुद्धि उसको संभालने की कोशिश करती है तो वो कहता है कि तुम मेरा दर्द नहीं समझोगी। जब आपका लवर आपसे दूर होता है तो कैसा लगता है ये तो उसी को पता होता है जिसके साथ ये हो चुका हो। और तब शुद्धि उसको समझाती है कि प्यार हमारे लाइफ का अहम हिस्सा है, पर ये हमारी पूरी लाइफ नहीं है, हमें आगे बढ़ना होता है। तब कार्तिक बताता है कैसे बढ़ूंगा आगे, इंटर्नशिप वाली कंपनी तो मुझे वहां रहने के पैसे दे रही है, पर वहां तक जाने के पैसे नहीं है मेरे पास, मैं किसके आगे हाथ फैलाऊं। तो शुद्धि अपना डायमंड रिंग उसको दे देती है, जो कि उसे बड़े बिजनेसमैन ने गिफ्ट किया था एक बार। उसकी राइटिंग से खुश होकर, उसकी पोएट्री से खुश होकर वो कहती है काम करो, इसे गिरवी रखकर एयरप्लेन का टिकट करवा लो, मैं बाद में इसको छुड़वा लूंगी। कार्तिक चला जाता है अपना फ्यूचर बनाने और शुद्धि चली जाती है मास्टर जी की अस्थियां गंगा में बहाने। पर वहां उसका सामना कुछ बुरे लोगों के साथ हो जाता है। दरअसल शुद्धि को एक खास पंडित जी का पता चाहिए था, तो वो एक पंडित जी से उनके बारे में पूछती है। वो कहता है हाँ मुझे पता है उनका, चलो मैं तुम्हें वहां तक छोड़ देता हूँ। और दोस्तों, ये एकदम क्या कहते हैं उसको, छोकरा पंडित टाइप का था, पर उसकी वाइफ बड़ी प्यारी थी। वो कहती है कि आप दीदी को उन पंडित जी के घर छोड़कर आ जाओ, तब तक मैं खाना निकाल कर रख देती हूँ और फिर साथ में खाएंगे। मगर वो आदमी लेके चला जाता है शुद्धि को कसाई मोहल्ले में, जहाँ वो शुद्धि को डराता धमकाता है कि मुझे जो करना है तुम्हारे साथ वो करने दो, वरना यहाँ मेरे बहुत से साथी हैं जो तुम्हें काट फेंकेंगे। पर उसको नहीं पता था दोस्तों कि हमारी शुद्धि तो ब्लैक बेल्ट है। वो जमकर उसे पीट देती है। तब अपने कसाई दोस्तों को घंटी बजाकर बुला देता है, जिसके बाद वो उन सब को भी पीट देती है। शुद्धि को ना उस पंडित पे बड़ा गुस्सा आता है और वो उसका खून कर देने की सोचती है, मगर फिर कहती है कि तुम्हारी ये वेशभूषा देखकर तुम्हें और मर्दों से अलग समझा मैंने, क्योंकि तुम पुजारी के वेश में थे लेकिन तुम हैवान निकले। पर मुझे तुम्हारी नहीं, तुम्हारी प्यारी वाइफ की फिक्र हो रही है, इसलिए जिंदा छोड़ रही हूँ तुमको। तभी उस पुजारी की वाइफ का उसको कॉल आता है। वो कहती है मेरी आरती तो हो गई, आप कब आओगे, साथ में खाना खाना था ना। तो ये भी कहता है कि तुम्हारी तो आरती भी, मैंने तो साक्षात दुर्गा माँ को देख लिया। सीन दोस्तों यहाँ से 2018 में होता है शिफ्ट।
एक बार फिर शुद्धि के दिल के दरवाजे पे प्यार की दस्तक होती है। रीमा अपने ससुराल से मायके आई होती है और वो शुद्धि के साथ मार्केट से घर आ रही होती है। तभी इनकी नजर पड़ती है संजय पे, जो कि रोड में एक जरूरतमंद की मदद कर रहा होता है। संजय पहले इन्हीं के मार्शल आर्ट्स क्लास में था। हालांकि शुद्धि को उसके बारे में कुछ भी याद नहीं था। उसने तो कभी संजय को नोटिस भी नहीं किया था, मगर संजय शुद्धि से जुड़ी हर बात जानता था। हालांकि वो एक तेलुगु राइटर बन चुका था, पर वो अभी भी फैन था शुद्धि के बुक्स का। पर जब शुद्धि रीमा के मुंह से संजय की तारीफ सुनती है तो वो भी उसकी लिखी हुई रानी मालिनी नाम की किताब पढ़ती है, जिसे पढ़कर बड़ी इमोशनल हो जाती है। वो उसकी आंखों में आंसू बह जाते हैं। तब वो उसकी लिखावट की तारीफ करने के लिए मिलती है संजय से और कहती है कि तुम्हारी बुक का तो इंग्लिश ट्रांसलेशन होना चाहिए ताकि तुम्हारी स्टोरी और भी लोगों तक पहुंच सके। पर संजय कहता है कि मेरी इंग्लिश पे उतनी अच्छी पकड़ नहीं है, मैं सेम स्टोरी को इतनी डेप्थ के साथ इंग्लिश में नहीं लिख पाऊंगा। तो शुद्धि उस स्टोरी को इंग्लिश में लिखना शुरू कर देती है। इसी सिलसिले में दोस्तों इनका मिलना जुलना बढ़ जाता है और इनके बीच की नजदीकियां भी बढ़ जाती हैं। दोनों बिल्कुल एक जैसे थे। दोनों का मन नेक काम करने में लगा रहता था। ये वक्त वक्त पे गरीब मजदूर लोगों के लिए खाना की व्यवस्था करते थे और भी कई सारे काम करते थे। अब शुद्धि अपनी फीलिंग्स को लेकर बिल्कुल श्योर थी, पर वो संजय के सामने कन्फेस करने से पहले अपनी मॉम को इसके बारे में बताना चाहती थी, क्योंकि उसकी माँ का सपना था शुरू से कि वो अपनी बेटी की शादी किसी ज्वाइंट फैमिली में करे जहां उसे परिवार का प्यार मिले। मगर संजय तो अनाथ था। पर दोस्तों नसीब को तो कुछ और ही मंजूर था। शुद्धि जैसे अपनी मॉम को संजय के बारे में बताने जाती है तो वो अपनी मॉम को बेहोश पाती है। जल्द ही उनको हॉस्पिटलाइज्ड करवाती है, जहां उसकी मॉम ठीक तो हो जाती है पर उनके दिल पे गहरा असर हो गया था। इसलिए डॉक्टर शुद्धि से कहते हैं कि देखो, उनके सामने कोई भी स्ट्रेसफुल वाली बातें मत करना, वरना हार्ट अटैक की नौबत आ सकती है उनको। यहाँ से 2019 के 25 दिसंबर को कार्तिक वीडियो कॉल करता है हमेशा की तरह शुद्धि को बर्थडे विश करने के लिए। साथ ही वो बताता है यहाँ तो कोविड फैल रहा है, इसलिए हमें हर वक्त मास्क पहन के रखना पड़ जाता है। साथ ही रीमा नोटिस करती है कि अब शुद्धि संजय से दूरी बढ़ाने लग गई है ताकि संजय को तकलीफ ना हो शुद्धि की कहीं और शादी होने से। इसीलिए जल्दी दोस्तों शुद्धि के लिए चेन्नई के न्यूरो सर्जन का रिश्ता आ जाता है। फिर अपनी माँ की खुशी के लिए वो बिना लड़के की फोटो देखते ही रिश्ते के लिए हाँ कर देती है। कार्तिक शुद्धि को काफी समझाता भी है कि इस तरह से अपने प्यार को साइड करके अपनी माँ की खुशी के लिए शादी मत करो, सही नहीं है ये। तो वो खास कर जापान से इंडिया आता है और रीमा के साथ मिलकर शुद्धि की फीलिंग्स के बारे में उसकी माँ को बता देता है। अब सारी बात जानने के बाद शुद्धि की मॉम कहती है, लगता है मेरी बेटी कुछ ज्यादा ही बड़ी हो गई है। फिर 2020 की शुरुआत में ही शुद्धि की मॉम जाती है संजय के घर चाय पे। वो संजय से अपनी बेटी की फीलिंग्स के बारे में बातें करती है और उसकी मर्जी जानना चाहती है। तो वो एक लेटर लिखकर उनको देता है कि ये शुद्धि को दे दीजिएगा। उस लेटर में संजय ने लिखा होता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैंने तुम्हें पहली बार उस दिन बारिश में देखा था जब मैं उस बूढ़े आदमी की मदद कर रहा था? नहीं, तुम गलत हो। मैंने तो तुम्हें पहली बार तब देखा था 2013 में मार्शल आर्ट्स क्लास में। दरअसल जिस दिन वरुण तुम्हें फाइट के लिए उकसा रहा था ना, उस दिन आखिर में उसने मुझे चीट किया था। तब तुमने मेरे हाथ पकड़कर मुझे उठाया था और फिर उस अकड़ू वरुण के होश ठिकाने लगा दिए थे, उसे चारों खाने चित कर दिए थे। बस उसी दिन से तुम मुझे ज्यादा पसंद आ गई थी। पर मैं चाहकर भी तुम्हें अपनी फीलिंग्स नहीं बता पाया इतने वक्त तक, क्योंकि मैं खुद को बहुत ही छोटा समझता था। दरअसल मैं एक अनाथ हूँ। मेरा बचपन चोर उच्चकों के साथ बीता रहा। फिर किसी तरह से मैं एक एनजीओ के संपर्क में आया और मुझे ओटी के ऑर्फनेज में डाल दिया गया। उस वक्त मेरी उम्र 15 साल थी और 15 साल की उम्र में मुझे शुरू से पढ़ाई लिखाई सीखनी पड़ी और इस काम में मेरा साथ संध्या मैम ने तो बहुत दिया। जहां बाकी टीचर्स मुझे मारा करती थी इतने बड़े होने के बाद भी कि तुम्हें ये सब नहीं आता, तो वहीं संध्या टीचर बड़े ही प्यार से मेरी मदद करती थी। कुछ सालों के बाद मेरी पढ़ाई के अलावा एक और चीज में इंटरेस्ट आ गया और वो था मार्शल आर्ट्स। तो मैंने ओटी के मार्शल आर्ट सेंटर को ज्वाइन किया। वो मेरा पहला दिन था जब वरुण ने मुझे पीटा था, पर तुमने एक हीरोइन की तरह मुझे बचा लिया, जिसके बाद तो मैं ब्रूस ली के बाद तुम्हारा फैन बन गया। मैं बस दूर से तुम्हें देखकर खुश हुआ करता था, क्योंकि मुझे पता था कि मैं तुम्हारी बराबरी का नहीं हूँ। मुझे तुम्हारे और वरुण के बारे में भी सब पता था, क्योंकि मैं दूर से तुम्हें नोटिस किया करता था। पर जैसे तुम्हारी और वरुण की लव स्टोरी स्टार्ट होने लगी, मेरे एनजीओ को कन्याकुमारी शिफ्ट कर दिया गया, जिसकी वजह से मुझे यहाँ से जाना पड़ा। मगर कुछ सालों के बाद मैं वापस आया तुम्हारे बर्थडे वाले दिन, हाथों में गुलाब फूल लिए हुए। पर मैंने क्या देखा कि तुम वरुण को हक कर रही हो। जिसके बाद वरुण ने उतरकर तुम्हें खूब झाड़ा भी और तुमने भी उसे खूब सुनाया और फिर तुम दोनों का रास्ता अलग हो गया। पर पता नहीं क्यों मुझे उस दिन ऐसा लगा कि अब तुम दोबारा कभी भी प्यार नहीं करना चाहोगी। तो मैंने अपने फूलों को डस्टबिन में फेंक दिया। पर उसी डस्टबिन में मुझे तुम्हारी बुक मिली और मुझे तुम्हारी राइटिंग के बारे में पता चला। दरअसल दोस्तों वरुण ने ही शुद्धि की जो पहली बुक थी उसको डस्टबिन में फेंका था, जो कि उसने कार्तिक से उधार मांगी थी शुरू में। मगर उस बकली के एग्जाम में फेल होने के बाद उसने शुद्धि से जुड़ी हर चीज डस्टबिन में फेंक दी। पर वहीं से संजय ने उस बुक को उठाकर अपनी एक नई जर्नी की शुरुआत की। उसने भी लिखना शुरू कर दिया संध्या मैम की छत्र छाया में। पर कुछ सालों के बाद संध्या मैम की मौत हो गई, जिससे संजय काफी गम में चला गया और ऐसे कुछ भी छोटा मोटा काम करने लगा। इस चक्कर में उसने इंडिया के कई शहरों में घूमा और वहाँ पे लोगों से मिलकर अलग अलग तरह की स्टोरी को सुना, जिसे फिर उसने अपनी किताबों में डालना शुरू किया और जल्दी उसकी बुक्स हिट हो गई। तब संजय को लगा कि हाँ,
अब मैं कुछ बन गया हूँ तो शुद्धि से बराबरी की दोस्ती कर सकता हूँ। इसलिए वो वापस ओटी आया और फिर इनकी मुलाकात हुई। दोनों की जल्दी बॉन्डिंग भी अच्छी हो गई और फिर शुद्धि की मॉम के विश की वजह से शुद्धि ने उसको साइड लाइन कर दिया। पर जब सामने से शुद्धि की मॉम उनकी शादी करवाना चाह रही थी तो अब लेटर में शुद्धि की मर्जी वो जानना चाहता है। जैसे ही शुद्धि ये लेटर पढ़कर बाहर निकलती है तो देखती है हॉल रूम में उसकी मॉम, कार्तिक, रिमा और संजय सभी बैठे हुए हैं। शुद्धि जाकर संजय को हक कर लेती है और वो भी उसे हक करके रोने लग जाता है। इस तरह से दोस्तों इनकी ये इम्पॉसिबल सी लव स्टोरी पॉसिबल हो जाती है और ये दोनों एक हो जाते हैं। इसी के साथ ये मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है। थी ना प्यारी सी मूवी? आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइए। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। लाइक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।